लू चेन का अहंकारी स्वभाव जियाओ लाओशे के दिमाग में इस कदर समाया हुआ था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लू चेन अभी पढ़ाई कर रहा है। जबकि जियाओ लाओशे लू चेन के व्यक्तित्व में अचानक आए बदलाव के बारे में सोच रहा था, दूसरी ओर लू चेन सोच रहा था, मुझे क्या करना चाहिए। अभी उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि भविष्य को बदलने के लिए अपने वर्तमान जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। लू चेन के लिए बोर्ड पर लिखी समस्याएं उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। वह भले ही 18 साल का हाई स्कूल का छात्र लगता हो, लेकिन लू चेन का दिमाग 30 के दशक के आखिर में रहने वाले आदमी जैसा है। इसलिए उसके लिए समस्याएं बच्चों का खेल थीं। मैंने पहले ही लियू फीफी का पीछा करना बंद कर दिया है, इसलिए अब मुख्य कारण खत्म हो गया है। भविष्य में जो कुछ भी हुआ, वह आमतौर पर लियू फीफी के इर्द गिर्द ही घूमता था। वह जड़ों को काट देता है इससे पहले कि वह और भी बढ़ जाए। लेकिन लू चेन जानता था कि जो कुछ हुआ है उसे बदलने के लिए ये काफ़ी नहीं होगा। लू चेन अपने अतीत को बदलने के तरीकों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन वह ये नहीं देख पाता कि जियाओ लाओशे उसे पुकार रहा है। छात्र लू, छात्र लू, छात्र लू। जियाओ लाओशे कई बार लू चेन को पुकारता है। हर बार जब वह उसका नाम पुकारता है तो उसकी आवाज़ इतनी धीमी हो जाती है कि वह शून्य से नीचे हो जाती है। छात्र लू चेन की ओर देखते ही डर से कांपने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसके पास पूरे स्कूल के सबसे डरावने शिक्षक को अनदेखा करने की हिम्मत है। तुम अभी भी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? झांग जियान को सबसे ज्यादा पसीना आ रहा था जब वह लू चेन के कंधों पर हाथ फेरता है, उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। झांग जियान लू चेन की बाहों पर बहुत तेजी से हाथ फेरता है। वह आदमी अपने विचारों से अलग हो जाता है और झुंझलाहट के साथ झांग जियान को देखता है। क्या? झांग जियान ने तुरंत जियो लाओशे की ओर इशारा किया और लू चेन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसे बुलाया जा रहा था। क्या तुम जियो लाओशे को दोहरा सकते हो? लू चेन ने सोचा कि यह उसका पहला मौका था, इसलिए उसने मासूमियत से उसे दोहराने के लिए कहा। यह सुनकर कि वह कितना मासूम लग रहा था, कक्षा में हंसी आने लगी कि लू चेन कितना आलसी था। झांग जियान ने अपने दोस्त पर यह सोचकर अपना सिर पीट लिया कि माहौल को समझने में उसका दोस्त कितना बेवकूफ़ था। लू चेन ने जो कहा उस पर जियो लाओशे का चेहरा तमतमा गया। ये बदमाश, मैं जानता था। एक बार आलसी, हमेशा आलसी। लू चेन की उसकी छवि पहले से भी कम होने लगी। छात्र लू चेन, क्या तुम यहाँ आकर बोर्ड पर सवाल हल कर सकते हो? जियो लाओशे ने कहा। लू चेन ने जम्हाई ली और कहा, ठीक है। जियो लाओशे और बोर्ड की ओर चलना शुरू कर दिया। छात्र एक दूसरे से बड़बड़ाते हुए हंसने लगते हैं। ओह नहीं, मोपहेड लू फिर से खुद को शर्मिंदा करने वाला है। ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। मुझे यकीन है कि वह बोर्ड पर कोई यादृच्छिक उत्तर लिखेगा। झांग जियान चिंता से लू चेन को देखता है। क्या कल लियू फीफी के साथ हुई घटना ने वाकई तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? उसे लगा कि लू चेन बिना सोचे समझे पूरी तरह से तर्कहीन तरीके से काम कर रहा था। लू चेन को चाक देते हुए जियाओ लाओशे पीछे हट जाता है, ये देखने के लिए कि लू चेन क्या करेगा। वह जानता था कि लू चेन कक्षा में कैसा व्यवहार करता है। वह निश्चित रूप से बोर्ड पर कोई यादृच्छिक उत्तर लिखेगा। लू चेन बोर्ड पर लिखना शुरू करता है। जैसे जैसे वह लिखता जाता है, चारों ओर हो रही बड़बड़ाहट धीरे धीरे शांत हो जाती है। जियाओ लाओशे का मुंह इतना चौड़ा हो जाता है कि वह एक पूरी नोटबुक डाल सकता है। सी, सही है। लू चेन ने अपनी सीट पर वापस जाते समय कुछ और नहीं कहा। हालांकि उसके सहपाठी उससे चकित रह गए। वह मूर्ख लू, जो पूरे साल क्लास में आलसी रहा है, ने वास्तव में कॉलेज स्तर के एक प्रश्न का सही उत्तर दिया था। उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शब्दों से ज्यादा काम बोल रहे थे। चूंकि लू चेन ने उन्हें प्रक्रिया दिखाई थी, इसलिए बोर्ड पर काम इतना संक्षिप्त और आसान था कि सभी उसकी विचार प्रक्रिया को समझ गए। यह जियाओ लाओशे के स्पष्टीकरण से भी बेहतर हो सकता है। लगभग सभी छात्रों ने इस बारे में सोचा। अरे, यहाँ तक कि जियाओ लाओशे भी लू चेन पर हैरान थे। उसे कैसे पता है कि इस सूत्र का उपयोग कैसे करना है? जियाओ लाओशे समझ नहीं पाए कि लू चेन इस तकनीक को कैसे जानता है। यह विधि एक उच्च स्तरीय अंकगणितीय रणनीति है जिसे हाई स्कूल के छात्रों को नहीं सीखना चाहिए या इसके बारे में नहीं जानना चाहिए। लेकिन लू चेन समस्या को हल करने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम था। इसलिए जियाओ लाओशे को आश्चर्य होता है कि लू चेन जैसा छात्र इतने जटिल समीकरण का उपयोग कैसे करना जानता है। और उसे किसने सिखाया? जब जियाओ लाओशे लू चेन की ओर मुड़ता है तो उसे उसमें एक अंतर नजर आता है। हमेशा की तरह लू चेन अपनी हैसियत को ऐसे दिखाता है जैसे कि कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह उसे दिखाने का एक बेहतरीन मौका होता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय जियाओ लाओशे देखता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में एक अलग ही भावना पैदा करता है। परिपक्वता नहीं, यह अनुभव की तरह है। जियाओ लाओशे को एहसास होता है कि जब लू चेन पहले जम्हाई ले रहा था, पहले तो उसे लगा कि यह लू चेन की सुस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वह इसलिए जम्हाई ले रहा था क्योंकि सवाल उसके लिए बहुत आसान था?
जियाओ लाओशी के दिमाग में यही एकमात्र तार्किक व्याख्या थी कि लड़का जम्हाई क्यों ले रहा था। लेकिन जियाओ लाओशी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, वह अब क्यों गुस्सा कर रहा है। अगर छात्र लू चेन को ये सूत्र पता था तो वह निश्चित रूप से अन्य समीकरण भी जानता होगा। क्या वह भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया था? जियो लाओशी ने सोचा कि यही मुख्य कारण है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि एक बात सामने आ रही थी, गाओ गाओ। यही एकमात्र कारण हो सकता है कि लू चेन अब अपने नुकीले दांत दिखा रहा है। छात्र लू चेन ने सही उत्तर दिया है। क्या आप में से किसी को इसके बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? कक्षा ने अपना सिर हिलाया। जो भी मामला हो, मुझे छात्र लू पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। लू चेन के बारे में जियो लाओशी का नजरिया कुछ ऊपर उठ गया। जियो लाओशी कक्षा में आगे बढ़ता है। झांग जियान फिर से लू चेन के कंधों पर थपथपाना शुरू कर देता है। लू चेन इसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन थपथपाना वापस लौटने के बिंदु तक पहुंच जाता है और लू चेन नाराज हो जाता है। कक्षा पर ध्यान दो। झांग जियान ने लू चेन को चौंकाते हुए देखा, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके मुंह से ये शब्द निकलेंगे। उसने जवाब दिया, मैं उस आदमी से सुनना नहीं चाहता जो हर 10 मिनट में गुस्सा करता रहता है। झांग जियान की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके मुंह से पहला शब्द निकलते ही कक्षा में मौजूद हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। उसके सहपाठी उस पर दया कर रहे थे। उन्हें पता था कि जियाओ लाओशी उसे मौके पर ही मार डालेगा। झांग जियान, कक्षा से बाहर निकल जाओ। जियाओ लाओशी नाराज था। उसने सोचा था कि अब कक्षा शांत हो जाएगी क्योंकि लू चेन चुप है। लेकिन उसके बाद एक और जोकर को आना पड़ा। जियाओ लाओशी आए। झांग जियान समझाने वाला था, लेकिन जियाओ लाओशी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाहर निकल जाओ। झांग जियान सिर्फ अपना सिर नीचे झुका सकता था और कक्षा से बाहर निकलते हुए महसूस कर रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। पूरी कक्षा हंस रही थी और लू चेन ने उस पर अपना सिर हिलाया। बेवकूफ। जब क्लास खत्म हुई तो जियाओ लाओशी कक्षा से बाहर चला गया। छात्र झांग जियान के मुंह से निकल रही तेज चीखें सुन सकते थे, क्योंकि उसे जियाओ लाओशी द्वारा डांटा जा रहा था। चीखें शांत हो गईं और झांग जियान कक्षा में वापस चला गया। लेकिन वह एक घिसे पिटे कपड़े की तरह लग रहा था। लू चेन के कुछ कहने से पहले झांग जियान मेज पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई हड्डी ही नहीं बची है। तुम ठीक हो? लू चेन को नहीं पता था कि और क्या कहना है, लेकिन ये जांचना था कि क्या झांग जियान की आत्मा अभी भी उसके शरीर के अंदर है। झांग जियान ने लू चेन की ओर अपना सिर घुमाया और उसे ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रहा हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। यह मेरी गलती नहीं है। लू चेन ने मासूम बनने की कोशिश करते हुए अपना हाथ उठाया। झांग जियान की आंखों में आंसू आने लगे। वह सड़क पर छोड़े गए पिल्ले की तरह लग रहा था। लू चेन झांग जियान के कुत्ते जैसे चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि वह हार में आहें भर रहा था। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए दोपहर का भोजन खरीदूंगा, क्या बात है। वह जानता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त क्या चाहता है। जब उसने प्रस्ताव सुना तो झांग जियान के चेहरे पर 180 डिग्री का बदलाव आया और वह एक चमकदार मुस्कान के साथ बोला, मेरे सबसे अच्छे भाई चेन, चलो आज कुछ बारबेक्यू करते हैं। लू चेन ने अपने दोस्त की चालाकी पर अपनी आंखें घुमाईं और दोनों कक्षा से बाहर जाने लगे। जब वे गलियारे में चले गए तो अधिकांश छात्र लू चेन और झांग जियान को घूर रहे थे। लू चेन ने उनमें से एक फुसफुसाहट सुनी, सोचना है कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद भी मोपहेड लू यहाँ होगा। वह हमारी देवी को प्रणाम करने की हिम्मत करता है, भले ही वह ऐसा दिखता हो। मोपहेड को अपनी जगह नहीं पता। वह इतना बेशर्म है कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकता कि वह क्या है। 3 छात्र एक दूसरे से लू चेन के बारे में बात कर रहे हैं और इसे गुप्त रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने जो कुछ भी कहा वह सब सुन सकते थे। झांग जियान ने सुना कि वे अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में क्या कह रहे थे और उसके सिर पर नसें उभरने लगीं। वह उन पर चिल्लाया, तुम लोग हमारे सामने क्यों नहीं कहते, तुम बेवकूफ़ों के झुंड। तीनों छात्र कांपने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग जियान उनकी बात सुनेगा। जैसे ही झांग जियान उनमें से एक के चेहरे पर मुक्का मारने वाला था, लू चेन ने उसे रोक दिया। जाने दो झांग जियान, वे इसके लायक नहीं हैं। लू चेन ने अपनी बात खत्म की और स्कूल से बाहर निकल गया। अगर मैंने कभी तुम लोगों को मेरे भाई के बारे में इस तरह बात करते सुना तो मैं तुम दोनों को पीसकर पेस्ट बना दूंगा, समझे। झांग जियान ने तीनों छात्रों के सामने ही अपनी मुट्ठी तान दी और उन्हें दिखाया कि वह वास्तव में उन्हें पीसकर पेस्ट बना देगा। तीनों छात्र तुरंत अपने सिर हिलाते हैं जैसे कि कोई खिलौना हो। ये जानते हुए कि उसने पहले ही उनमें डर भर दिया है, झांग जियान जल्दी से लू चेन का पीछा करता है। भाई चेन, तुमने उन लोगों को वैसे क्यों नहीं पीटा जैसे तुम हमेशा करते हो। जब भी कोई लू चेन के पास वापस जाता था तो वह आदमी उनके साथ सबसे भयावह काम करता था। लेकिन झांग जियान समझ नहीं पा रहा था कि लू चेन अब पीछे क्यों हट रहा है। तुमने उन्हें तुम्हें वह घृणित नाम पुकारने भी दिया। झांग जियान जानता था कि लू चेन को मोपहेड लू नाम से नफरत है।
यह उसके लिए वर्जित शब्द की तरह था। एक बार लू चेन ने इसे कहने पर उस व्यक्ति की आत्मा को खत्म कर दिया। मुझे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि वे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लू चेन ने उदासीनता से कहा। हो, झांग जियान उसे असमंजस में देखता है कि लू चेन अब हर बात पर इतना शांत क्यों व्यवहार कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल अलग व्यक्ति है। देखो, अगर मुझे इस बात की परवाह है कि सभी अजनबी लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो उन सभी से निपटना एक परेशानी और झुंझलाहट होगी। लू चेन कुछ और कहने वाला था, लेकिन उसका पेट गुर्राने लगा। उसने झांग जियान से कहा, चलो चलते हैं, मुझे भूख लगी है। ठीक है। झांग जियान को नहीं पता था कि उसे क्या कहना है और वह केवल उसके पीछे बारबेक्यू रेस्तरां तक जा सका। जब वे जगह के सामने पहुंचते हैं तो झांग जियान राहत की सांस लेता है। ओह, भगवान का शुक्र है, अभी यहाँ बहुत से लोग नहीं हैं। बारबेक्यू जगह एक छोटी और विचित्र जगह थी जो इसे जीवंत महसूस कराती थी। भोजन की कम कीमतों और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के कारण विभिन्न स्कूलों के कई छात्र यहाँ खाना खाते थे। लाओ बान बॉस, क्या हमें टेबल मिल सकती है? झांग जियान एप्रन पहने हुए आदमी की ओर चिल्लाता है। लाओ बान रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल की ओर इशारा करता है। जब दोनों टेबल पर बैठे, जो चाहो ले लो। लू चेन के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे थे और लाओ बान उनके बगल में खड़ा था, उनका ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहा था। क्या मुझे पोर्क रिब्स, बीफ टंग, चिकन स्क्यूअर मिल सकता है? झांग जियान के मुंह से अलग अलग मीट के नाम निकलते रहते हैं और लू चेन का मुंह फड़कने लगता है। मैं तुम्हें 1 इंच देता हूं और तुम उससे 1 मील ले लेते हो। लू चेन उसे घूरने लगता है। हा, कोई बात नहीं। लाओ बान, हमें पहले 3 आइटम की 2 सर्विंग ला दो। झांग जियान को पता था कि लू चेन गुस्सा होने वाला है और उसने मात्रा कम कर दी। और हमें सब्जी की 1 प्लेट भी ला दो, लू चेन ने कहा। ठीक है, तो पोर्क रिब्स, बीफ टंग, चिकन स्क्यूअर और सब्जियों की 1 प्लेट की 2 सर्विंग। कृपया मुझे तैयार होने के लिए थोड़ा समय दें, लाओ बान ने दोहराया और अपना ऑर्डर लेने के लिए चले गए। तुम्हें कभी सब्जियों का स्वाद कब आया है? झांग जियान जानता था कि उसका दोस्त भी उसकी तरह मांस का शौकीन है, इसलिए ग्रिल पर सब्जियां नहीं रखीं। बिना किसी और चीज़ के इतना सारा मांस खाने से चिकनाई और चर्बी होगी। सब्जियां कुछ चर्बी को कम करने में मदद करती हैं। तुम्हें कब से इस बात की इतनी परवाह है कि क्या खाना चाहिए? झांग जियान ने जवाब दिया। मैं 6 पैक पाने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मैं खाने में चिकनाई कम कर रहा हूँ। अपने पिछले जीवन में लू चेन किसी भी तरह से मोटा नहीं था, लेकिन वह उतना फिट भी नहीं था। उसका बियर बेली थोड़ा बहुत बन रहा था। इस बार वह अपना शरीर तगड़ा बनाने की योजना बना रहा था और चाहता था कि हर कोई उससे ईर्ष्या करे। हाँ, तुम्हें 6 पैक मिला, ऐसा तो लाखों सालों में भी नहीं होने वाला। झांग जियान लू चेन के सपनों पर हंसता है। फिर वह अपनी शर्ट ऊपर उठाता है, जिसके नीचे एक तराशा हुआ 6 पैक दिखाई देता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने दुबले पतले शरीर से यह पा सकते हो? लू चेन अपने दोस्त के शरीर से ईर्ष्या करता था। वह उन लोगों में से एक था जो कुछ भी खा सकता था और फिर भी बिना कुछ किए 6 पैक बनाए रख सकता था। लू चेन अपनी वर्दी के नीचे देखता है। उसका शरीर अभी उसके पहले जैसा नहीं है, इसके बजाय ये काफ़ी ठीक था। लू चेन देख सकता था कि उसके पेट पर रेखाएं बन रही थीं। ऐसा लगता है कि मेरे पास पहले से बेहतर शुरुआती बिंदु है। मैं शायद कुछ महीनों में 6 पैक पा सकता हूँ। लू चेन बुरी तरह मुस्कुराने लगता है। अरे भाई चेन, मैं उस तरह से नहीं झूलता, ठीक है। झांग जियान तुरंत अपने शरीर को वापस ढक लेता है और अपनी कुर्सी भी पीछे खिसका लेता है। मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूँ, लू चेन ने कहा, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता। ठीक है, अगर यह प्लेबॉय जियान और मोपहेड लू नहीं है। लू चेन और झांग जियान समूह को देखते हैं और दोनों समूह को घृणा से घूरना शुरू कर देते हैं। वे 3 लड़कों और 2 लड़कियों से मिलकर बने एक समूह थे। जिस व्यक्ति ने उन दोनों को आवाज़ लगाई, वह लगभग 1.7 मीटर लंबा एक पुरुष था और उसका वजन 100 किलोग्राम से अधिक लग रहा था। वह एक गोल गेंद की परिभाषा की तरह था। उसका नाम याओ शाओ था और वह व्यक्ति था जो पूरे दिन लू चेन को परेशान करता था। लेकिन लू चेन याओ शाओ को नहीं देख रहा था, इसके बजाय वह पीछे खड़े पुरुष और महिला को देख रहा था। महिला ने अपने हाथों को पुरुष के अग्रभाग के चारों ओर लपेटा हुआ था, जिससे वे एक जोड़े की तरह दिख रहे थे। वह आदमी लगभग 1.75 मीटर लंबा था। उसकी स्पष्ट गोल आंखें और उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान उसे राजसी बना रही थी। इसने उसे एक सौम्य व्यवहार दिया, जबकि उसके बगल में बैठी लड़की सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। उसकी आंखें रात भर चमकती रहती हैं, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सुंदर है और उसका फिगर भी बहुत खूबसूरत है। वह एक दिव्य सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, आधुनिक समय का राजकुमार और दिव्य सौंदर्य। वे भगवान द्वारा गढ़े गए आदर्श जोड़े थे। लेकिन इससे लू चेन और भी क्रोधित हो गया। याओ शाओ जोड़े की ओर देखता है। भाई लॉन्ग मोपहेड लू प्लेबॉय झांग के साथ यहाँ है।
उसने इतनी ऊंची आवाज में और इतनी शालीनता से कहा कि लू चेन और झांग जियान सुन सकते थे। झांग जियान याओ शान की बातों से नाराज था। वह उन पर कुछ कहने वाला था, लेकिन लू चेन ने उसे कुछ न कहने का इशारा किया। क्यों? झांग जियान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त अपने दुश्मन के सामने ही पीछे हट जाएगा। अगर लू चेन ने अभी कोई कदम उठाया तो झांग जियान भी कूद पड़ेगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने लू चेन की मुट्ठी को देखा। झांग जियान को इतनी कसकर पकड़ने से खून के कुछ कण भी निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। झांग जियान ने कुछ और नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि उसका दोस्त उससे ज्यादा नाराज था। अभी लू चेन के मन में उन दोनों के लिए जो हत्या का इरादा था, वह धीरे धीरे बाहर आ रहा था। वह उनके सामने किसी भी तरह की भावना न दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर वह कोई संकेत दिखाता है कि वह अपना आपा खो देगा, तो उसका वही नतीजा होगा जो उसने पहले भी देखा था। लॉन्ग शेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि याओ शाओ ने उन दोनों के बारे में क्या कहा और लियू फीफी के साथ उनकी ओर चल पड़ा। उसने अपने चेहरे पर एक राजसी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते सहपाठी लू और झांग। आज आप कैसे हैं? लॉन्ग शेन को उसके रूप और व्यवहार के कारण राजकुमार लॉन्ग उपनाम दिया गया था। लेकिन लू चेन जानता था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति दो चेहरे वाला व्यक्ति था। उस सौम्य और दयालु राजकुमार की छवि के पीछे एक चालाक और दुष्ट व्यक्ति था जो अपनी महत्वाकांक्षा और लक्ष्यों के लिए कुछ भी बलिदान कर सकता था। जबकि लॉन्ग शेन उन दोनों को गर्मजोशी से भरा भाव दे रहा था, दूसरी ओर लियू फीफी कल जो हुआ उसके लिए मुख्य रूप से लू चेन पर घृणा से भरा भाव दे रहा था। लू चेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उसे क्या नज़र से देख रही थी और उदासीनता से बोला, हम बस छात्र लॉन्ग को खा रहे हैं। उसने उससे और कुछ नहीं कहा, वह चाहता था कि वे दोनों चले जाएं। तो फिर हम तुम दोनों को परेशान नहीं करेंगे। लॉन्ग शेन मुस्कुराया और जोड़ा उस टेबल पर चला गया जो लाओ बान ने उन्हें दी थी, जो उन दोनों से कुछ टेबल दूर थी। जब समूह उन दोनों से दूर चला जाता है तो लाओ बान उन दोनों के लिए सामग्री लेकर वापस आता है। ठीक है, चलो अब खाते हैं। लू चेन मांस और सब्जियों को ग्रिल पर रखना शुरू कर देता है क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। झांग जियान का चेहरा इस बात से तमतमा जाता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कितना बेपरवाह व्यवहार कर रहा है। जैसे ही ग्रिल से निकलने वाली स्वादिष्ट मांस की सुगंध मेज पर फैलती है, लू चेन आह भरता है, बस जो कहना है कहो। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा तो तुम फट जाओगे। ठीक है भाई चेन, तुमने लॉन्ग शेन पर अपनी लड़की को तुम्हारे सामने दिखाने के लिए क्यों नहीं हमला किया? अगर वह उसकी जगह होता तो झांग जियान लॉन्ग शेन के चेहरे पर वार कर देता। लू चेन ने कुछ सब्जियां चबाईं और शांति से कहा, अगर मैं फिर से उस पर हमला करूं तो क्या फ़ायदा होगा? हाँ झांग जियान, तुम्हें याद रखना होगा कि लॉन्ग शेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह हमारे स्कूल का राजकुमार है। अगर मैं अभी उस पर हमला करूं तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तो तुम्हें आखिरकार समझ आ गया। अगर मैं उसके खिलाफ जाता तो मैं खलनायक होता, और रेस्तरां में मौजूद लोगों को हमारे इतिहास के बारे में पता नहीं होता। लेकिन हमारे दिखावे को देखकर लगता है कि मैं हमेशा खलनायक ही रहूंगा। लॉन्ग शेन को एक तरह से उपन्यास से निकले नायक की तरह माना जा सकता है। हालांकि वह एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन उसके ग्रेड बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से उसे प्रथम श्रेणी में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति मिली। हालांकि वह होशियार है, लेकिन वह अपने ग्रेड का दिखावा नहीं करता। वह अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति दयालु और सौम्य है। वह स्कूल में छात्र और शिक्षक दोनों की प्रशंसा को दर्शाता है। लॉन्ग शेन सचमुच एक चलता फिरता एनीमे चरित्र था जो जीवंत हो उठा। हर कोई जानता है कि लॉन्ग शेन की लोकप्रियता ऐसी है जो प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ भी जा सकती है। झांग जियान को पहले से ही एहसास है कि स्कूल में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें पता था कि वह तुम्हारे सामने तुम्हारी एक्स गर्ल क्रश को दिखा रहा था, तो तुम पीछे क्यों हट गए? भले ही लू चेन को अब लियू फीफी पर क्रश ना हो, लेकिन लॉन्ग शेन ने अनजाने में जो किया वह लू चेन के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। ये दिखावा करने जैसा था कि लियू फीफी उसकी गर्ल है और उसे पीछे हट जाना चाहिए। लू चेन ने जो कहा उस पर केवल दुष्टतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। सबसे पहले, जैसा कि तुमने कहा, लियू फीफी मेरी एक्स क्रश है। दूसरा, शांत रहो, मैं उस पर सीधे हमला नहीं करूंगा। मैं उनके साथ कुछ और करने वाला हूं। उसे पहले से ही पता था कि लॉन्ग शेन अनजाने में उसके सामने लियू फीफी को दिखा देगा। वह केवल इस बात पर हंस सकता था कि यह कितना बचकाना था। ये देखकर कि वह कितनी बुरी मुस्कान थी, झांग जियान भौहें सिकोड़ता है। भाई चेन, तुम लॉन्ग शेन को स्कूल से बाहर निकालने की योजना नहीं बना रहे हो, है न? लू चेन को मुस्कुराते हुए देखकर उसके दिमाग में यही एकमात्र विचार आया। बिल्कुल नहीं। क्या तुम मूर्ख हो? अगर मैं लॉन्ग शेन को स्कूल से निकाल देता तो लोग सबसे पहले मुझ पर ही शक करते। लू चेन ने जितनी बार लॉन्ग शेन के साथ लियू फीफी को लेकर सिर पटका, वह इस हद तक था कि स्कूल में ये रोज की बात हो गई। लू चेन जानता था कि अगर लॉन्ग शेन को बाहर निकाला जाएगा तो यह उसके लिए बुरा होगा।
हर कोई निश्चित रूप से उसे मुख्य संदिग्ध मानेगा। झांग जियान हंसता है क्योंकि उसे राहत मिली थी कि उसका भाई अपनी योजना को लेकर इतना जल्दबाजी में नहीं था, लेकिन वह दिलचस्पी लेने लगा। तो फिर तुम उसके साथ कैसे समझौता करोगे? लू चेन झांग जियान को सिर्फ एक मुस्कान देता है, उसे इंतजार करने और देखने का संकेत देता है। लू चेन और झांग जियान अपना बारबेक्यू खाना जारी रखते हैं। लॉन्ग शेन और लियू फीफी अपनी टेबल पर वापस चले जाते हैं। लियू फीफी के चेहरे पर नाखुशी देखकर लॉन्ग शेन को पता चल गया कि वह लू चेन पर गुस्सा है। उसने धीरे से कहा, मैं बस एक सहपाठी का अभिवादन कर रहा था। लू चेन उनके स्कूल का छात्र है। उसे लगा कि उनका अभिवादन न करना उसके लिए असभ्यता होगी। लेकिन लियू फीफी नाराज होने लगती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वह है। वह हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपको उसके साथ दयालु क्यों होना चाहिए? लू चेन ने उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए हर संभव तरीके से लॉन्ग शेन पर हमला करने की कोशिश की थी। यह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां लियू फीफी लू चेन को मारना चाहती है। वह अकेली नहीं थी क्योंकि याओ शाओ ने उसकी बात सुनी। उसने भी टिप्पणी की, हाँ बॉस लॉन्ग, मोपहेड लू एक कमीना है जो हमेशा आपको बुरा दिखाने की कोशिश करता है। आपको बस उसे बता देना चाहिए। याओ शाओ ने इतनी जोर से कहा कि रेस्तरां में मौजूद हर कोई सुन सकता था। कुछ छात्र याओ शाओ की ओर मुड़े, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह क्या कह रहा है। उसे कितना ध्यान मिल रहा था इस बात से याओ शाओ बुरी तरह से मुस्कुराया और लू चेन को जोर से डांटना जारी रखा। वह एक अज्ञानी, पीला पेट वाला, कमज़ोर है। उसे ये भी एहसास नहीं है कि वह एक मेढक है जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा है। जब टिप्पणियां तेजी से एक के बाद एक की गईं, तो झांग जियान लगभग इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह याओ शाओ की कमर तोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन लू चेन ने उसे रोक दिया। बस उसे वही कहने दो जो वह कहना चाहता है। ये वास्तव में दिलचस्प है कि वह कितना कुछ कह सकता है। लू चेन याओ शाओ की कही गई बातों को नोट कर रहा था क्योंकि वह बाद में दूसरों पर उनका इस्तेमाल करेगा। लेकिन झांग जियान की आंखें फड़क उठीं। भाई चेन, तुम वहां कैसे बैठे रह सकते हो और उस कमीने को इस तरह बदनाम करने दे सकते हो? क्या तुम नाराज नहीं हो? तुम इतने शांत और रहस्यमय क्यों हो कि वह मोटा आदमी तुम्हें डांट रहा है? लू चेन अपने ड्रिंक की चुस्की लेते हुए झांग जियान से पूछता है, मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। याओ शाओ एक तुच्छ कीड़ा है। वह मेरे समय के लायक भी नहीं है। इसके अलावा उसकी योजना स्पष्ट है। वह मुझे यहाँ सबके सामने एक बदमाश के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं उस पर प्रतिक्रिया करके इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और दिखाएगा कि मैं वह हूं जो वह कहता है। लू चेन को याओ शाओ द्वारा उसके बारे में लगातार की गई बकवास से ऐसा लगा कि वह चिड़ियाघर में है और वह एक बंदर को खुद का मजाक उड़ाते हुए देख रहा है। यह उसके लिए मनोरंजक था। झांग जियान शांत हो गया क्योंकि उसने लू चेन के तर्क को सुना। हाँ, तुम सही हो। मोटा शाओ बस हमसे प्रतिक्रिया चाहता है ताकि हम जोकर की तरह दिखें। वह मोटे आदमी के मुंह से आ रही लगातार असभ्य टिप्पणियों को अनदेखा करते हुए खाना जारी रखने वाला था। लेकिन उसे कुछ एहसास होता है जब वह लू चेन से पूछता है, अरे लू चेन चॉपस्टिक से बीफ का एक टुकड़ा खाते हुए ऊपर देखता है। तुम मुझे बेवकूफ़ कहते हो? झांग जियान की भौहें ऊपर उठ जाती हैं। लू चेन उलझन में अपना सिर झुकाता है। कब? तुमने अभी कहा कि जो कोई भी फैटिशाओ पर प्रतिक्रिया करता है वह बेवकूफ़ है। और मैंने इस पर प्रतिक्रिया की। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? लू चेन ने कहा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसे अभी भी समझ में नहीं आया हो। तो मैं बेवकूफ़ हूँ? झांग जियान ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा। तो तुम मानते हो कि तुम बेवकूफ़ हो? लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जानकर अच्छा लगा। झांग जियान को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, तुम बेवकूफ़ हो? लू चेन हंसने लगता है और विषय बदल देता है। वैसे भी मोटा शाओ ये भी नहीं समझता कि वह अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोद रहा है। झांग जियान कुछ सेकंड के लिए लू चेन की उलझन को देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। तो तुम इसी का इंतजार कर रहे थे, है ना भाई चेन? लू चेन अपना सिर हिलाता है जिससे झांग जियान हंस पड़ता है। दोनों शैतानों की तरह मुस्कुराने लगते हैं और खाना खाते रहते हैं। जब याओ शाओ ने देखा कि दोनों सिर्फ खा रहे थे और उसकी बातों की परवाह नहीं कर रहे थे, इससे वह निराश हो गया। वह लू चेन को और भी बदनाम करने जा रहा था। हालांकि अरे, क्या तुमने बहुत कुछ नहीं कहा मोटा शाओ? याओ शाओ ये देखने के लिए मुड़ता है कि उसे ये किसने कहा। उसे मोटा शाओ कहना एक वर्जित शब्द की तरह था जिसे कभी नहीं कहा जाना चाहिए। वह उस पर चिल्लाने वाला था, लेकिन वह इस महिला के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। जिसने ये कहा वह समूह की दूसरी महिला थी। वह लियू फीफी से थोड़ी लंबी थी और उसकी सुंदरता उससे टक्कर लेती थी। अगर लियू फीफी दिव्य प्रकार की सुंदरता थी तो यह व्यक्ति परी प्रकार का था। बड़ी गोल स्पष्ट काली आंखें और गुलाबी लाल गाल उसे एक प्यारा और सुंदर एहसास देते हैं। उसके लंबे काले बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे जो उसे एक जीवंत और हंसमुख आभा दे रहे थे।
लियू फीफी और लड़की के बीच एक बड़ा अंतर उसके कर्व्स थे। उसके शरीर पर वक्रता उसके आकार के लिए अकल्पनीय थी। अगर लियू फीफी के पास एस लाइन वक्रता थी तो लड़की के पास ट्रिपल एस लाइन है। लुओए, तुम इसमें दखल मत दो। याओ शाओ अपने दांत चूसता है और उसे घूरता है। वह हमेशा वह व्यक्ति थी जो लू चेन के बारे में बात करते समय उसके रास्ते में आती थी। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को डांट रहे हो जिसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है तो मैं इसमें दखल कैसे नहीं दे सकता। लुओ उसे घूरता है। याओ शाओ आत्मसंतुष्ट होकर कहता है, कोई ऐसा जिसने कुछ भी नहीं किया है। लुओए, क्या तुम इतने मूर्ख हो? वह कुछ और कहना चाहता था, उसने अपनी आंखें उसकी छाती की ओर झुका लीं। उसकी आंखों में एक विकृत भाव था, लेकिन याओ शाओ ही एकमात्र नहीं था जो देख रहा था। लगभग सभी पुरुष भी उन्हें देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी की छाती ऐसी कैसे हो सकती है। लुओए को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे क्या नज़रें मिल रही थी। उसने अपना सिर हिलाया। लू चेन ने जो किया है मैं समझती हूँ, लेकिन तुम ये कह रही हो कि वह एक जोकर है, यह अप्रिय है। सच कहूँ तो तुम ही जोकर हो। तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? याओ शाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि लुओए सुंदर है या नहीं और वह भड़कने ही वाला था। अरे, तुम दोनों को शांत होने की ज़रूरत है। इससे पहले कि बहस और आगे बढ़े, एक आवाज़ बीच में आकर उसे रोकती है। जिस व्यक्ति ने ये कहा वह समूह का दूसरा पुरुष था। वह लगभग 1.85 मीटर लंबा था। उसके बाल कटे हुए थे जो उसे सख्त दिखा रहा था। भले ही वह सुंदर था, लेकिन उसमें लॉन्ग शेन जैसा सौम्य राजसी भाव नहीं था। उसके पास परिपक्व और एथलेटिक भाव था। तांग वेइमिन, तुम पीछे क्यों नहीं हट जाते? याओ शाओ उस पर झल्लाया। क्या आज हर कोई मेरे खिलाफ है? तांग वेइमिन ने याओ शाओ के गुस्से को नज़रअंदाज किया और उदासीनता से कहा, तुम लोग दूसरे ग्राहकों को परेशान कर रहे हो। चलो बस शांत हो जाओ और खाना खाओ। लुओए ने इधर उधर देखा और पाया कि लू चेन की मेज के अलावा हर कोई उनकी ओर देख रहा था, और उसने तांग वेइमिन की बात पर सिर हिलाया। याओ शाओ पीछे हटना नहीं चाहती थी। क्या मैंने अभी वही कहा जो सच था? इन लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ वाला व्यक्ति बेकार है। उसने लू चेन की मेज़ की ओर देखते हुए कहा। छात्रों की भीड़ लू चेन और झांग जियान की मेज़ की ओर मुड़ती है और देखती है कि लू चेन और झांग जियान अपना खाना खाते रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। झांग जियान मासूम और दयालु दिखते हुए उनकी ओर हाथ भी हिलाता है। उनमें से एक अजीब दिखता है और दूसरा सुंदर। यह एक अनोखा संयोजन है, लेकिन बुरा नहीं है। यही विचार उनके दिमाग में चल रहा था जब वे याओ शाओ को घृणा से देखते हैं। लेकिन याओ शाओ को इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही विचार था कि भीड़ उसका समर्थन करेगी। तांग वेइमिन जानता था कि ग्राहक क्या सोच रहे हैं और वह याओ शाओ के विचारों को तोड़ने जा रहा था। लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस, याओ शाओ और तांग वेइमिन लॉन्गशेन की ओर मुड़े, जो अब भौहें सिकोड़ रहा था। लॉन्गशेन ने अपना सिर हिलाया। याओ शाओ, तुम्हें इसे तुरंत बंद करना चाहिए। जैसा कि तांग वेइमिन ने कहा, ग्राहक को दूसरे स्कूल के बारे में नाटक सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तुम इस तरह से व्यवहार करके फर्स्ट हाई की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हो। फर्स्ट हाई इस जिले का नंबर 1 स्कूल था। उनके हाई स्कूल के बारे में क्या चल रहा है, इस बारे में गपशप सुनकर निश्चित रूप से दूसरे स्कूल में भी अफवाहें फैल जाएंगी। अपने बॉस की बात सुनकर याओ शाओ नाराज दिखाई दिया और पलटकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बॉस लॉन्ग आई, कोई लेकिन नहीं। अगर तुम अब भी मुझे अपना भाई और बॉस मानते हो तो तुम्हें छात्र लू चेन को गाली देना बंद कर देना चाहिए। लॉन्गशेन ने कुछ और नहीं कहा और ग्राहकों की ओर मुड़ा और माफ़ी मांगी। साथ ही, ग्राहकों, मुझे खेद है कि मेरे दोस्तों ने आपके खाने के दौरान आपको असुविधा पहुंचाई। माफ़ी के तौर पर मैं आपके खाने का खर्चा चुकाऊंगा। पहले ग्राहक उनके समूह को ईर्ष्या से घूर रहे थे। वे इस बात से भी परेशान थे कि याओ शाओ कितना बेशर्म और असभ्य था। लेकिन मुफ्त भोजन के लिए कौन मना कर सकता है? छात्र खुशी से जयकारे लगा रहे थे। सारा गुस्सा गायब हो गया था, जैसे कि वह था ही नहीं। लोगों को फिर से अच्छे मूड में देखकर लॉन्गशेन मुस्कुराया। लेकिन लियू फीफी ने उसे एक आह भरते हुए देखा। क्या तुम्हें वाकई ऐसा करना था? वह जानती थी कि लॉन्गशेन की पृष्ठभूमि के कारण ये स्टंट उसे लाल रंग में ले जाएगा, इसलिए वह अपने प्रेमी पर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। लॉन्गशेन ने अपना सिर खुजलाया। ठीक है, मैंने इसे आवेग में किया, और मुझे बुरा लगा कि हम उनके भोजन में खलल डाल रहे थे। प्रिय, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हें यह भी एहसास नहीं है कि तुम कुछ समय के लिए दिवालिया हो जाओगे, तुम मूर्ख हो। लेकिन फिर वह लाल टमाटर की तरह शर्माते हुए उसके गालों पर चूमती है। लेकिन यही तो मुझे तुम में पसंद है। लॉन्गशेन भी शर्माने लगती है। वह उसके गालों को धीरे से चुटकी काटता है। हनी, अगर तुम ऐसा करती रही तो शायद मेरा दिल इसे संभाल नहीं पाएगा। जब उसने ऐसा कहा तो लियू फीफी के दिमाग में अलार्म बज उठा। तुम मर नहीं सकती। तुम्हें मरने के बाद भी मेरे साथ रहना होगा। उसने पहले ही इस बात को पुख्ता कर दिया था कि मरने के बाद भी लॉन्गशेन उसकी है।
उसका चेहरा कितना गंभीर था, ये देखकर लॉन्गशेन उसके चेहरे को चूमे बिना नहीं रह सका। ठीक है, तुम छोटी शैतान हो, मैं इसके बारे में फिर कभी बात नहीं करूंगा। हे, मैं तुम्हारी छोटी शैतान हूँ। लियू फीफी शरारती ढंग से मुस्कुराती है। दोनों अपने अपने गुलाबी स्थान में जाने लगे थे, लेकिन लुओए ने इसे रोक दिया, इससे पहले कि यह वापस लौटने के बिंदु पर पहुंच जाए। अरे, क्या तुम बाका युगल नहीं कर सकते? हर कोई हमें फिर से देख रहा है। लुओए शर्मिंदगी में हल्के से खांसती है कि उसकी दोस्त कितनी सीधी थी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम दोनों ऐसा करने वाले हो तो इसके बजाय किसी निजी जगह पर जाओ। युगल ने देखा कि हर कोई ईर्ष्या और खून के आंसू के साथ उन्हें देख रहा था। दोनों इससे शर्मिंदा होने लगे। आग में घी डालने के लिए याओ शाओ ने कहा, अरे बॉस लॉन्ग, तुम दोनों अपनी शादी कब करने वाले हो? चुप रहो। युगल कुछ और कहने के लिए बहुत शर्मिंदा था। याओ शाओ ने युगल की शर्मिंदगी की परवाह नहीं की और वह आगे कहता है, बॉस लॉन्ग, लेडी बॉस के गर्भवती होने के बाद तुम अपने बच्चों को क्या नाम दोगे? तांग वेइमिन ने वह ड्रिंक थूक दी जिसे वह पी रहा था। यार, क्या तुम मरने की सोच रहे हो? इससे पहले कि याओ शाओ कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, लियू फीफी पहले ही अपनी उंगलियों को चटका रही थी और उस पर मुस्कुरा रही थी। फैटी, ऐसा लगता है कि तुम आज मरने की सोच रहे हो। मुझे इसमें तुम्हारी मदद करने दो। लियू फीफी याओ शाओ पर मुस्कुराना जारी रखती है, जो अब डर से कांप रहा था। मैं और मेरा बड़ा मुंह। लुओ और तांग वेइमिन याओ शाओ पर हंसते हैं, जिसे लियू फीफी द्वारा डांटा जा रहा है। बस इसी तरह समूह एक दूसरे के साथ दोस्ताना था। याओ शाओ और तांग वेइमिन के बीच की बहस बस भूल गई थी। दोनों अपना खाना खाना जारी रखते हैं, लेकिन झांग जियान आह भरता है, जैसा कि राजकुमार से उम्मीद थी। मम्मा, यह आदमी स्थिति को नियंत्रित करने में माहिर है। लू चेंग ग्रिल्ड मीट खाते हुए उससे सहमत होता है। स्थिति को नियंत्रित करने का क्या मतलब है? क्या तुम उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, भाई चेन? झांग जियान मजाक करता है क्योंकि वह ग्रिल पर और मीट रखता है। तो तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह क्या कर रहा था, है न? लू चेन अपना सिर हिलाता है। अगर वह समझ नहीं पाया कि वह आदमी था तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब लू चेन बड़ा हो गया था तब भी उसे एहसास नहीं हुआ कि लॉन्गशेन कितना दो चेहरा वाला था। झांग जियान उलझन में लू चेन को देखता है। लॉन्गशेन ने आखिर क्या किया? मैं तुमसे ये पूछता हूँ, तुमने अभी क्या देखा? लू चेन जानता था कि लॉन्गशेन के खिलाफ जाने से पहले उसे अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करना होगा। यह एक कठिन काम था, लेकिन लू चेन जानता था कि वह ये कर सकता है। लेकिन सबसे पहले उसे लॉन्गशेन के बारे में झांग जियान के नज़रिए को बदलना होगा। भले ही झांग जियान उसे पसंद नहीं करता, फिर भी उसे लगता है कि लॉन्गशेन एक दयालु व्यक्ति है। झांग जियान मुस्कुराते हुए जो कुछ उसने देखा उसके बारे में बात करना शुरू करता है। मूल रूप से मोटा शाओ दुनिया की परवाह किए बिना हमारे बारे में बड़बड़ा रहा था, और हम उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करने वाले थे। जब वह इस हद तक बात करेगा कि कोई वापसी नहीं होगी। दोनों को याओ शाओ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह लापरवाह था। उन्हें पता था कि वह कुछ ऐसा कहने वाला है जो उसे परेशान कर देगा, इसलिए वे उसे तब तक बोलने देते हैं जब तक कि वे उसके खिलाफ उसका इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त न हो जाएं। सिर हिलाते हुए लू चेन मुस्कुराता है, हाँ तुम सही हो। और मोटा शाओ वैसे भी खुद को नष्ट करने वाला था, लेकिन और क्या? और लॉन्गशेन ने सिर्फ एक शब्द से दोनों को रोक दिया। और इतना ही नहीं, वह उनके बारे में हर किसी के नज़रिए को सकारात्मक में बदलने में सक्षम था। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? लू चेन ने धीरे से अपना हाथ ताली बजाते हुए कहा, अच्छा, लगता है कि तुम्हें समझ आ गया है कि क्या हुआ था। तुम्हें बधाई। हे, देखो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। झांग जियान अपनी नाक रगड़ता है और आत्मसंतुष्ट होने का नाटक करता है। लेकिन तुम उस विश्लेषण में एक चीज़ को अनदेखा कर रहे हो, झांग जियान। वह क्या है? समय। झांग जियान ने दोहराया, समय। लू चेन ने अपना सिर हिलाया, हाँ, समय। लॉन्गशेन और याओ शाओ कई सालों से दोस्त हैं, तो क्या उसे नहीं पता होना चाहिए कि जब वह मुझे देखेगा तो याओ शाओ कैसी प्रतिक्रिया देगा? उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। झांग जियान को अचानक ये बात समझ में आ गई। लू चेन के बारे में कुछ और कहने से पहले उसने उसे क्यों नहीं रोका? झांग जियान को आखिरकार समझ में आ गया कि लॉन्गशेन ने क्या किया, क्योंकि वह लू चेन की ओर देखता है और उससे अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए कहता है। सिर हिलाते हुए लू चेन ने समझाया, आपने सही अनुमान लगाया। लॉन्गशेन ने फैटी शाओ को इसलिए नहीं रोका क्योंकि इससे वही असर नहीं होता। उसे पता था कि ज़्यादा असर के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना बेहतर होता। इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए फैटी शाओ के बड़बोलेपन का फ़ायदा उठाया। इससे वह एक उदार व्यक्ति बन जाएगा जो अपने दुश्मनों को भी दोस्त की तरह मानता है। और यह सब उस समय पर निर्भर करता है जिस समय उसने ये किया। लू चेन को हाई स्कूल में इसका एहसास नहीं हो पाया क्योंकि जब वह लॉन्गशेन के खिलाफ गया तो वह बहुत ज़्यादा आवेगी था। वह याओ शाओ की तरह ही जल्दबाज था।
इस हद तक कि लॉन्गशेन को बस लू चेन की ज़रूरत थी ताकि वह खुद को खराब कर सके, जबकि वह बस वहां बैठा उसे ऐसा करते देखता रहा। झांग जियान को एहसास होने लगा था कि लॉन्गशेन पर्दे के पीछे से क्या हेरफेर कर रहा था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पता था, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, यह असंभव है, इतना चालाक कमीना। भाई चेन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि लॉन्गशेन वह नहीं है जो वह खुद के बारे में कहता है। उनके साथ ये तकरार एक ईश्वरीय वरदान थी, जिसने उसके दोस्त को यह समझने में मदद की कि लॉन्गशेन किस नकली दिखावे का इस्तेमाल कर रहा था।